इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सीनियर एंकर पर्सन सहाफी तजियाकार शाहजेब खानजादा ने भी हमें ज्वाइन किया। शाहजेब, इंतहाई अहम ये फैसला सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार दे दिया गया है। एक तो इस एक्ट का कलअदम होना और फिर इसकी टाइमिंग, असेंबली तहलील होती है, एक दो दिन में ये फैसला आता है, क्या कहेंगे आप? जो टाइमिंग है जाहिर है वो बहुत अहम है, क्योंकि जाहिर फैसला तो मुतवक्का ही है। ये नहीं था कि कोई अलग तवक्को की जा रही थी कि कोई अलग किस्म का फैसला आएगा, मगर कोई 3 महीने हो गए थे, इसलिए सवाल उठ रहा था कि फैसला आ क्यों नहीं रहा है। एक और अहम बात ये थी कि जाहिर 2 कवानीन थे, एक ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट था, दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पाबंद किया गया था या फिर ये कम से कम उनके रूल्स बनाए गए थे कि जो बेंचेस बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का अख्तियार नहीं होगा, बल्कि जो टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी कमेटी फैसला करेगी। और जब वो 3 कमेटी फैसला करती तो उसमें जस्टिस फाइल ऐसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद होते और फिर चीफ जस्टिस ये बेंचेस ना बना पाते अपनी मर्जी के। मगर वो जो जजमेंट था वो जो लॉ था वो पहले, मगर उस पर तो फैसला रिजर्व हुआ, बल्कि हम देख रहे हैं कि बार बार उसकी जो है वो समाप्त नहीं रखी जा रही है। मगर ये जो बाद में लॉ आया था इस पर समाप्ति भी हो गई और इसका फैसला भी महफूज हो गया। हालांकि हमें नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट है उसके ऊपर बार बार जजेस जो है वो भी कह रहे थे कि जी आप इसका फैसला कर दें। जैसे फाइज ईसा और जैसे सरदार तारिक मसूद तो बेंच में भी नहीं बैठे कि जी पहले उसका तो फैसला कर दें, मगर उसका फैसला भी नहीं किया, महफूज भी नहीं किया, क्योंकि उस पर चीफ जस्टिस के अपने इख्तियारात का मामला उठ रहा था। मगर ये जो दूसरा एक्ट था इसका फैसला भी महफूज हो गया और आज सुना भी दिया गया है। उस 3 रुकनी बेंच ने सुनाया है, जिसमें तकरीबन 80 से 90% पॉलिटिकल नोयत के केसेस सुने हैं। तो जो टाइमिंग है वो मामले को अनफॉर्चुनेटली मजीद सियासी बना देती है कि असेंबलियां खत्म हो गई हैं, उसके अगले दिन आपकी तरफ से फैसला सुनाया गया है, क्योंकि असेंबली अब इस हवाले से कुछ कर नहीं सकती है। असेंबली के पास कोई अख्तियार नहीं रह गया, क्योंकि असेंबली तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। चीफ जस्टिस साहब के जाने में कोई 1 महीना 5 दिन का वक्त रह गया है, उससे पहले वो ये फैसला सुना कर जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जो बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स जिन पर सवालात उठते रहे हैं कि जी वो सियासी नोयत की थी, उन्होंने पाकिस्तान के आइन को भी मुतासिर किया। इस जजमेंट के आखिर में भी लिखा हुआ है जो आज फैसला आया है कि जी आइन से मुकम्मल तौर पर मुताबिकत नहीं रखता ये जजमेंट और इसके जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। मगर खुद सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिसमें 63A का फैसला भी शामिल है, जिसके ऊपर सवाल बेंच के अंदर से उठ गया था कि जी आपने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया है। अगर रिव्यू अपील के तौर पर देखी जाती तो मुतादिद ऐसे मामला थे और जाहिर उसके लिए जो बेंच है वो भी सिर्फ उन जजेस का ना होता जिन्होंने फैसला दिया है, बल्कि बड़ा बेंच होता। तो बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसमें चीफ जस्टिस साहब हो, उन्होंने अपनी सरबराही में जो बेंचेस बनाए, जिसमें ज्यादातर ये 3 रुकनी बेंच ही हुआ करता था, उसके ऊपर सवालात उड़ जाते और वो फैसले रिवर्स भी हो सकते थे। तो जाहिर है ज्यादा अहमियत इस जजमेंट में इसकी टाइमिंग और जिसके साथ पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है उसकी है। जो दूसरी बात वजीर कानून साबिक वजीर कानून साहब ने की और अंसार अब्बासी साहब जाहिर ये कह रहे थे कि इस पर सवालात है, बिल्कुल सवालात है, क्योंकि वजीर कानून साहब की और हुकूमत की राय रही कि जो अब हमने लेजिस्लेशन कर दी है इसलिए 5 साल की सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन है। मगर वकला की राय जरूर है, ये कानूनदानों की राय है कि आप लेजिस्लेशन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं रिवर्स कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब को 5 साल की नाअहली के बाद इख्तियार मिल जाएगा। मगर क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी तक अदालत में चैलेंज नहीं हुआ, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ का भी इंटरेस्ट आ गया है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की भी अगर चीजें इसी तरीके से चलती हैं तो नाअहली का हयात ना हो जाए। तो मामला अभी तक चैलेंज नहीं हुआ है, तो ये दावा बरकरार है। मगर अब मुस्तकबिल में देखना होगा 1 महीने 5 दिन बाद जब एक नए चीफ जस्टिस आते हैं वो इस मामले पे क्या करते हैं। शाहजेब, जिस तरह इससे पहले आपके सामने एक सवाल रखा था कि एक्ट कलअदम करार देने से नवाज शरीफ की नाअहली चैलेंज किए जाना और ओवरऑल जो इम्पैक्ट, फिर शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ साहब अगले माह आएंगे। अब इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना मजीद ताखीर का शिकार हो सकता है? देखिए, वो तो वजीर कानून साहब ने भी कहा मुबशिर के कोई मुतासिर नहीं होगा जो भी नवाज शरीफ साहब का रिटर्न का मामला है, क्योंकि वो सहारा ले रहे हैं उस कानून साजी का कि जिसके तहत अहली है उसको 5 साल कर दिया गया है। जाहिर उस पर डिस्प्यूट अपनी जगह बरकरार है, मगर जो सियासत इस सारे मामले के साथ इन्वॉल्व है
जाते जाते जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने मजीद मुतनाज़ किया है। उनका जो पूरा टेन्योर है वो तनाज़ात से भरा हुआ है और ऐसे तनाज़ात हैं जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम दर तकसीम कर दिया। जजेस जो है वो उनकी बात से एग्री नहीं करते और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ऐसे जजेस जिनकी अक्रॉस द बोर्ड आती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बाय द बुक बात करते हैं, सियासत में मुदाखलत की बात नहीं करते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जैसे सरदार तारिक मसूद, इसके अलावा गैर जस्टिस फाइद ईसा साहब और जस्टिस मंदू खेल हो, तो जस्टिस हसन बिन अल्लाह हो, ये वो जजेस हैं जिनकी बहुत ज्यादा अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कि इज्जत की जाती है कि ये आइन की बात करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले जजेस। उनका इख्तिलाफ हमें नजर आया है, तकसीम नजर आई है। पूरे अपने टेन्योर में जस्टिस उमर बंदियाल साहब को फुल कोर्ट नहीं बुला सके, फुल कोर्ट बनाने का फुल कोर्ट में इजलास नहीं कर सके, फिर फुल कोर्ट बनाने का मुख्तलिफ जजमेंट्स वो नहीं कर सके। जजेस पर एतराज हुआ कि जी ये बेंचेस में ना बैठे, इनका बायस बरकरार है, मगर वो जजेस मुख्तलिफ बेंचेस में बैठे रहे। उन्होंने बेंच ऐसे बनाए, यही 3 रुकनी बेंच जिसने मुताबिक सियासी नौयत के फैसले दिए, आइन को रीराइट करने का उनके ऊपर इल्जाम लगता रहा और बाहर से नहीं लगा, बेंच के अंदर से लगता रहा। दरअसल के मामले में जो बेंच के 5 रुकनी बेंच था उसमें से जजेस ने लिखा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने जा रहे हैं, मगर जाहिर 3 रुकनी जो बेंच था जिसको हम ख्याल का नाम दिया जाता है उसकी बात ने डोमिनेट किया 5 में से। तो ये जो टाइमिंग है कि जी पार्लियामेंट रही नहीं, आपने 3 महीने तक एक चीज महफूज रखकर उसका फैसला सुना दिया। दूसरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाकी तमाम इदारों को बताती है कि आपने जो फैसले करने हैं वो जमहूरी अंदाज में करने हैं। आपने मुल्क का वजीर आजम जो करोड़ों वोट लेके आता है उसको कहा कि जी आपका अकेले का फैसला नहीं हो सकता है, काबीना का फैसला, हुकूमत का फैसला कंसिडर किया जाएगा। ये आपने मुस्तफा केस में फैसला कर दिया, मगर अपने इख्तियारात चीफ जस्टिस साहब जो है वो दूसरे जजेस के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट आया जिसके तहत चीफ जस्टिस को इस बात का पाबंद किया गया कि जी आप अकेले नहीं फैसला करेंगे कि कौन सा बेंच बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या मामला होगा, बल्कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस फैसला करेंगे। तो उस के खिलाफ, उस कानून के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं आपने वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उस पर समाप्ति नहीं होने दे रहे हैं। हालांकि जैसे फाइद ईसा साहब हो या जैसे सरदार तारिक मसूद हो वो कह चुके हैं। इसके अलावा जजेस के रिजर्वेशन मौजूद है कि एक कानून जो बना भी नहीं था सदर मुमलिकत ने, जिस पर दस्तखत भी नहीं किए थे, वो चैलेंज होता है, आप टेकअप कर लेते हैं और आपने उसको कानून को सस्पेंड कर देते हैं। कानून मुअत्तल हुआ है मगर आप उस पर समाप्ति नहीं कर रहे हैं। मगर एक कानून जो उसके बहुत बाद आया जिसमें रिव्यू को अपील करार दी, उस पर एतराज हो सकता है कानून पर, मगर उसको आपने तेजी से सुना, फैसला रिजर्व कर लिया, 3 रुकनी बेंच बनाया और उसके बाद पार्लियामेंट खत्म होने के अगले दिन उसको अनाउंस कर दिया। क्योंकि मुताबिक ऐसे फैसले हैं जो अगर रिव्यू की जगह अपील में जाते हैं और जो रिव्यू में आमतौर पर वही बेंच सुनता है जिसने फैसला दिया होता है, मगर अगर बड़ा बेंच सुनता कानून के मुताबिक तो बहुत ज्यादा इम्कान था कि फैसले रिवर्स होते, ना सिर्फ रिवर्स होते बल्कि जजेस बताते कि वो फैसले आईनी और कानूनी तौर पर कितने कमजोर हैं। तो आपने पार्लियामेंट के खत्म होने के 1 दिन बाद फौरन फैसला सुना दिया है और उसको आइन और कानून के मुतसादिम करार देते हैं। ये बात और वाज़ेह हो मुबशिर कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो था उसको तो आपने नहीं आगे उसकी समातें हो रही हैं, मगर इसका फैसला महफूज किया। हालांकि जब ये कानून आया, उस कानून आने के बाद तो हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से इस कानून की तारीफ की जिसको आज कलअदम करार दिया है। ये तो एक अच्छा कानून लगता है जिस कानून की आपने तारीफ की, और उसी तरीके से है जैसे 63A के फैसले में पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि एक रुकने पार्लियामेंट वोट दे और उसका वोट ना गिना जाए, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ये चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब के रिमार्क थे, मगर बाद में 63A का फैसला दिया कि जो भी वोट डाला जाएगा वो गिना नहीं जाएगा, जिसके नतीजे में पंजाब हुकूमत अमला से बात की गई और फिर हमने देखा कि बाद में पंजाब में क्या पूरा का पूरा क्राइसिस क्रिएट हुआ। इसी तरीके से चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ही है जो ताहयात नाअहली का फैसला लिख चुके हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, मगर उसके बाद जब फैसल बाउडा साहब की ताहयात नाअहली के हवाले से समाअत हो रही थी कि वो ताहयात है या नहीं है, तो यही उमर बंदियाल साहब है जिन्होंने कहा कि ताहयात नाअहली तो एक जालिमाना बात होगी, तो कैसे हो सकती है। हालांकि खुद ने फैसला किया हुआ था नवाज शरीफ के खिलाफ के नाअहली ताहयात होगी। तो अपने इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट शेयर करने को तैयार नहीं है, मुल्क के वज़ीर आज़म को पाबंद किया हुआ है कि जस्टिस साहब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट से आवाज उठी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानूनी बरादरी बाहर से आवाज उठा रही है, भाई अदालत के अंदर से आवाज उठ रही है। अदालत के अंदर से बार बार कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस अपने सवाबदीदी इख्तियारात जो बेंच बनाने के हैं उनको जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से अदालत में तकसीम बढ़ रही है, अदालत के फैसले कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहे हैं, अदालत की समातें कॉन्ट्रोवर्शियल हो रही है, सिर्फ मखसूस
से सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं, सहाफी हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि जी बेंच ये बनाए तो फैसला ये आएगा और फिर फैसला एन उसी के मुताबिक आता है। ये जो आज फैसला आया है इसके बारे में भी आप देख लीजिए कि सबने प्रेडिक्ट कर दिया था कि क्या फैसला महफूज हुआ है, क्या आना है, मगर जो चीज नहीं प्रेडिक्ट कर पाए थे, जिसमें हमें नजर आता है कि कुछ कदम आगे बढ़ी है मिस्टर ममता बंदियाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट, वो ये थी कि जी जैसे ही पार्लियामेंट जाएगी, जैसे ही नेशनल असेंबली जाएगी, उसके अगले दिन फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि नेशनल असेंबली तो फिर होगी नहीं कि उसमें कुछ तरमीम कर सके या दोबारा से कुछ कानून ला सके या फिर उसको प्रॉपरली चैलेंज किया जा सके या उस पर बात की जा सके। तो ऐसा लग रहा है कि अदालती फोरम से और माधव के साथ कि एक सियासत ही है जो कि हो रही है, आइन और कानून तो कहीं पीछे रह गया। शाहजेब, अभी कुछ देर पहले हामिद मीर साहब भी अपने तज़किये में ये कह रहे थे कि ये सिलसिला अभी आगे बढ़ने वाला है, मजीद एक्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि 3 एक्ट्स हैं जो कलअदम हो सकते हैं, करार दिए जा सकते हैं आने वाले दिनों में, ये सिलसिला बढ़ने वाला है। देखिए जी, अब तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से आगे बढ़ती है, चैलेंज होते हैं, बेंच बनते हैं, किस तरीके से मामला आगे बढ़ता है। मगर हमने चाहे जैसे साकिब निसार साहब हो या फिर जस्टिस ममता बंदियाल साहब हो, हमने देखा है कि जो अदालत है वो ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हमें होती नजर आई इनके टेन्योर में। और जब आप सियासत में और सियासी मामलात के फैसलों में पढ़ते हैं और इस तरीके से पढ़ते हैं कि बेंचेस पर भी एतराज हो, एक फैसला दूसरे फैसले से मुताबिकत ना रखता हो, बेंच के अंदर से जजेस कह रहे हो कि जी आप फुल कोर्ट बना दें, फिर बेंच के अंदर से जजेस कह रहे हो कि जी आप पहले उस कानून का तो फैसला करते हैं जो आपके अपने अख्तियारात से मुताबिक है, उसके बाद बेंच बना दें। जब बेंच के अंदर से जजेस कह रहे हो कि जो आप फैसले दे रहे हैं वो आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, यानी दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। ये तकसीम इतनी हो रही हो कि आप फुल कोर्ट ना बना पाए, आप फुल कोर्ट के इजलास ना बुला पाए, आप फैसले ऐसे दें जो कि नजर आए कि एक प्रेसिडेंट नहीं सेट कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रख रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर वो सवाल उठते हैं और जो फैसले हैं वो उसी तरीके से